बिल्कुल बैठ जाइए। वाह, वेल ग्रेट, यस। और तो हम बता दें भाई साहब कि दें क्या हम आपको, ये टिश्यू देना हमारा काम है, लेकिन महिलाएं जो आती हैं उन्हीं को हम देते हैं। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं श्रेयस राजेंद्र सेठी जी। ये एक ऑयल मिल में डायरेक्टर हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेयस जी। धन्यवाद। तो अब आप आ गए हैं इस गर्म कुर्सी के ऊपर, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सर आपका ऑरा है, आपका ऑरा यहाँ आते ही फील होगा। काहे हम ये प्रश्न पूछ लेते हैं? सर सर एक बात आपको बता दें, इस कुर्सी पर बैठ करके केवल उत्तर दीजिए, झूठ बोलना आपको अलाउड नहीं है। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, इसका 1% भी झूठ नहीं है। जो हमें लगा उठते ही, पहले तो यकीन नहीं आ रहा है कि हम साक्षात अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं। हे भगवान, और हमको भी यकीन नहीं हो रहा कि साक्षात हम श्रेयस जी के सामने बैठे हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ या कौन आ रहा है ये देखा ही नहीं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसे ही आपके मुंह से मेरा नाम सुना, हम तो पगला गए बस। बहुत बहुत बधाई आपको श्रेयस। यस, थैंक यू। और आप एक डायरेक्टर हैं ऑयल मिल के। यस। कितने बरस हो गए आपको डायरेक्टर पे? तो एक्चुअली ये जो ऑयल मिल है, इसका नाम है मंगलम ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जी। ये अहमदनगर जिले के सुपा MIDC में स्थित है। तो एक्चुअली वहाँ होता क्या है, एडिबल ऑयल जो होता है ना, मतलब ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम वहाँ पे होता है। मूंगफली के तेल को, जो नेचुरल होता है काफी, और जो स्वदेशी होता है, जो पूरी तरह से भारत में बनता है। बहुत कम तेल होते हैं जो जैसे ही फल से निकलते वैसे खाए जा सकते हैं। तो उसमें से जो एक तेल है, ये मूंगफली का तेल है। तो ये हालांकि अभी बिक्री के लिए सिर्फ पुणे में ही अभी कार्यरत है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये बिजनेस जो है ये फैलाना है। और जो भी धनराशि आज जीत के जाऊंगा वो उसमें आप लगाएंगे उसको? हाँ, उसी में लगा के बिजनेस बढ़ाएंगे। बड़े स्वादिष्ट होती है मूंगफली भाई साहब। तेल भी उतना ही मीठा होता है, खाने का स्वाद बढ़ा देता है। अच्छा। इनफैक्ट ये जो मिल जब आई पहली बार, ये आई 1996 में। अच्छा। इसका ओनर कोई और था। इस कंपनी में मेरे पापा अकाउंटेंट थे। तो उन्होंने 15 साल तक उस कंपनी में अकाउंटेंट बन के काम किया, और 2011 में वो कंपनी खरीद ली। अपनी मेहनत से, शिद्दत से, और लगातार एक ही कंपनी में बने रह के उन्होंने लगभग जहाँ पे 25, 30, 35 लोग काम करते, वो कंपनी खुद खरीद ली। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। श्रेयस जी, कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाए हैं? बहुत सारी हम देख रहे हैं महिलाएं बैठी हुई हैं आपके पीछे। पत्नी, मम्मी और पापा। अरे वाह, ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियां बज जाए इनके लिए। और श्रेयस जी, हम देख रहे हैं कि आप काफी फिट हैं, यानी अभी पत्नी जी का जितना खाना होना है वो आपने ज्यादा खाया नहीं है। तो फिटनेस की वजह बताइए आप अपना। फिटनेस की वजह तो अच्छा खाते हैं, लेकिन हाल ही में जो है ना, एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब पिछले साल अप्रैल में। मेरी मम्मी है जो यहाँ बैठी है, मतलब बिल्कुल लगेगा नहीं उसको देख के, वो पिछले साल अप्रैल में ब्लड कैंसर से डायग्नोज हुई थी। gosh. तो ब्लड कैंसर से जब डायग्नोज हुई थी, तब उसे हम पुणे में एक हॉस्पिटल है दीनानाथ मंगेशकर, वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर समीर मेलिन की रेंज से मिलने गए। तो मिलके ये पता चला कि हमें मम्मी को क्योर करने के लिए हमें रिगरस कीमोथेरेपी उनको देनी पड़ेगी, जो 4 कीमोथेरेपीज देनी पड़ती है। एक कीमोथेरेपी का टाइम लगभग 21 दिनों का होता है, और 2 कीमोथेरेपीज में जो गैप होता है वो 15 दिनों का होता है। तो ऐसे 4 बार होता है। तो ये 4 बार करने के बाद जब रिपोर्ट्स आए, तब रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है। रिपोर्ट्स में ये आया कि मम्मी की जो तबीयत है ना, वो अच्छी हो चुकी है, और कैंसर रेमिशन में जा चुका है, मतलब कैंसर थम चुका है, अभी बढ़ नहीं रहा। तो बहुत अच्छी बात थी ये। उसके बाद हम राजस्थान वगैरह घूमने भी चले गए, लेकिन ये हुआ सब अगस्त में। अक्टूबर में हम राजस्थान घूमने चले गए। दिसंबर में और एक शौक आया कि ये जो कैंसर है ना, ये इतनी आसानी से जाता नहीं है, ये वापस आ चुका था मम्मी में। ओहो। तो ये वापस रिलैप्स हुआ था उसका। तब डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो एक तो
सिबलिंग्स यानी बहन या भाई से जी, जी। लिया जा सकता है, या हाफ मैच्ड सन या डॉटर से लिया जा सकता है। तो मम्मी की तो एज अभी 50 के ऊपर है, और मेरी मासी या मामा भी जो है वो भी उस एज के काफी ऊपर है, तो उनका तो चल नहीं सकता था एज की वजह से। तो इसीलिए डॉक्टर ने मेरा सिलेक्शन किया कि मेरा बोन मैरो जो है, मेरा स्टेम सेल जो है वो उसमें donate इंस्टॉल किया किया जाएगा, जाए। जी। और वो करते वक्त 1 हफ्ते तक, मतलब मम्मी को फिर से बोन मैरो से पहले उसको 1 हफ्ते तक कीमोथेरेपी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसमें उसका जो खुद का बोन मैरो है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब उसका जो बोन मैरो है वो और सेल्स नहीं बना रहा है अभी। और ये 7 दिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको कीमोथेरेपी शुरुआत करने के बाद उन 8 दिनों में मुझे इंजेक्शंस दिए जाते हैं मेरे काउंट्स अच्छे करने के लिए, और 8 दिन बाद मुझे ये बोन मैरो डोनेट करना होता है। तो अगर मुझे खांसी भी आई ना, तो भी ये बहुत खतरनाक बात होती है और मैं अनफिट हो जाता हूँ डोनेट करने के लिए, और दूसरा कोई रेडी नहीं है और मम्मी का बोन मैरो समाप्त हो चुका है। तो उन 7 दिनों में जो खुद की जो तबीयत है, उसकी जो जी। केयर करनी चाहिए, वो पता चलता है। और हमें भी, सबको भी, हमें खुद का बहुत हेल्थ का है ना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है हम किसको कब काम आ सकते हैं। और जैसे मैं मम्मी के लिए, मतलब मेरी माँ के लिए मैं जो कर सकता हूँ ना, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, बहुत बहुत बधाई आप। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए मेरी माँ के लिए तो कुछ भी कर दूं मैं। नहीं ऐसा नहीं, है। बिल्कुल सही कहा आपने। सराहना करते हैं आपकी शेयर्स। Yes, और पुष्पा जी, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हम सबकी यही प्रार्थना है। और सुपुत्र हैं आपके, ये आपकी देखभाल के लिए हैं। मेरी माँ को तो आपसे मिलने की इतनी इच्छा है कि मतलब मैं बोल ही नहीं आज सकता, मिलिए। वो अभी सपना साकार हो गया भी आज। यकीन नहीं कर सकता। वो हमेशा केबीसी टीवी पे लगाओ तो श्रेयस जाना, बच्चन साहब से एक बार तो मिलना है, एक बार तो मिला दे। हमारा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जब खेल खत्म होगा आपसे मिलेंगे, बात करेंगे आपके साथ। होगा। और एक चीज थी सर, जी जी। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी कॉस्टली होता है। मतलब अगर बिना पैसों की बैकग्राउंड के ये चीज उसके साथ होती है तो खर्चा बहुत है सर, और वो उठा नहीं पाएंगे। तो ये जो देखा है ना, हम तो चलो पापा की वजह से ना, जो भी प्रोसेस था उसमें लोन मिलने की तो संभावना थी कि लोन तो ले सकते थे। मतलब हॉस्पिटल ने ऑफर भी किया था कि अगर जरूरत हो, इतनी बड़ी धनराशि, मतलब लगभग 25 से 30 लाख रुपए लगने वाली ये प्रोसेस है, जी। तो चैरिटी या इसमें भी हो सकती है। तो उसमें आप करना चाहोगे क्या? तो पापा का ये डिसीजन था, जिनके संस्कार मेरे ऊपर भी है, कि अगर हम वो ले लेना, अगर हम वो चैरिटी ले लेना, तो जिसे सच में जरूरत है ना, वो चूक जाएगा उससे। ओहो, ये है। तो ये ना करते हुए उन्होंने यहाँ से, मेरे दोस्तों से, उनके दोस्तों से तब सर, पैसा बहुत जमा अच्छे करके- संस्कार हैं आपके और आपके परिवार के। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट स्ट्रेस वाला है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है जो अपने तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? The headquarters of the Organization of the Petroleum Exporting Countries is located in which country? Not known for its oil production. Okay? Option सुनिए. A. Austria. B. France. C. Netherlands. D. Italy. समय आपके पास, खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को। आप लीस्ट रिस्क पे है, लेकिन तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। कभी भी आपको लगे इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक, इसमें सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज आती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। हालांकि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में नहीं है, एम्स्टर्डम में भी नहीं है, और रोम में भी नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में अवश्य होना चाहिए। इसीलिए सर मैं ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया को ताला लगाना चाहूँगा।
ए ऑस्ट्रिया, ताला लगाया जाए। श्रेयस, बधाई हो, आपको ये बिल्कुल सही जवाब है। Well done, श्रेयस। वाह, क्या बात है। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित ओपेक सेक्रेटेरिएट संगठन का मुख्यालय है और ऑस्ट्रिया विश्व के शीर्ष 50 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में ये शामिल नहीं है। राइट। ऑस्ट्रेलिया के अपना तेल नहीं है। यस। ऑलराइट।